मैंने आपके में डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, नारी पे आ रहा हूं। माता काली के बारे में क्या बकवास और घटिया बयान दिया गया, उसके बाद लोग आके उसको डिफेंड कर रहे थे। मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि इनका कौन सा आधिकारिक प्रवक्ता बोलता है वो निजी बयान है। जब ये सरकार में थे, कैबिनेट मंत्री बोलता था, सरकार कहती थी निजी बयान है। राहुल गांधी जी ने मोविड बोल दिया, कोविड को, निजी बयान है। अरे क्या निजी है क्या सार्वजनिक, ये समझ ही में नहीं आता है। अब जहां तक इनको इस बात पे आपत्ति है कि वो गुजरात के नमक की बात, तो मैं पूछना चाहूंगा, ये गांधी जी नमक सत्याग्रह कहां किए थे? ये बंगाल में किए थे जाके क्या? अरे जो यथार्थ है उसमें कौन सी ऐसी समस्या है? अगर छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और छत्तीसगढ़ धान में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस की सरकार हो गई तो छत्तीसगढ़ अब धान का कटोरा नहीं रहा। तो अगर गुजरात का नमक में था और गांधी जी ने उसको प्रतीक माना, नमक सत्याग्रह क्यों था? इसीलिए था क्योंकि वह एक संदेश था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये छोटी सी चीज है, मगर इस छोटी सी चीज पर पूरा देश आजकल एक हो गया है। मगर अफसोस कि गांधी के एक में स्वयंभू होल एंड ओनली वन एंड ओनली एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर्स आज वह भी भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं, और महामहिम राष्ट्रपति का अपमान करने का कोई मौका, चाहे अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे अजय कुमार हो, चाहे उदित राज हो, यह कह के अपना व्यक्तिगत बयान कह के पल्ला झाड़ लेते। मैं आपके जो भी इससे पहले का पैकेज है उसको मैं इस तरह से कंसिडर कर रहा हूं कि आप ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस नारी विरोधी है। नारी सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, कांग्रेस नहीं खड़ी है। ये इसको मैं लबोलुबाब लेता हूं। तो मैं 2-3 बातें आपको बताता हूं। पहले आते हैं नारी पे। एक्चुअली ये हिंदुस्तान वो है जो नारी संस्कृति है। अभी 2 दिन पहले हमने नवमी का पूजन किया और उस नारी के सम्मान में यहाँ रामायण और महाभारत दोनों हुआ है, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब रही बात नारी सम्मान की बात, चूंकि आपने आधा अधूरा किया। हिंदुस्तान में नारी नारी है, वो माँ का रूप है, बहन का रूप है, बेटी का रूप है। उसे जाति धर्म संप्रदाय में आप मत बांटिए, और अगर बांटना हो तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के चंद नेताओं के बयान पे गौर फरमाइएगा, इसका जवाब आपको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता नरेश अग्रवाल को मां जानकी जो थी वो वाइन के रूप में दिखती थी, शराब के रूप में दिखती थी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सर पे बिठा के रखा हुआ था। ये इनका बयान है। भारतीय जनता पार्टी के नारी सम्मान का दूसरा उदाहरण मैं भी आपको देता हूं। अंकिता भंडारी की हत्या हुई थी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुछ बयान नहीं है, सबके मुंह में दही जम गया था। अगर यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अगर हम बात मान ले तो बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया गया, एक भी आदमी ने यह नहीं कहा कि यह नारी सम्मान या अपमान की बात हो रही, क्योंकि वह सबको जाति धर्म दिखता था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके स्वयंभू सबसे बड़े नेता श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम सबके प्रधानमंत्री और भाजपा के सबसे बड़े नेता, उनको नारी में क्या दिखता था? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। उनको नारी में क्या दिखता था? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। उनको नारी में क्या दिखता था? जर्सी गाय। 60 सेकंड के 120 सेकंड आपने ले लिए, लेकिन मैंने सोचा था शायद मुद्दे पर आप आएंगे, लेकिन आपको मुद्दे भटकाने का जो महारत हासिल है। देखिए नाविका जी, मैं तो स्त्री पुरुष में पढ़ता ही नहीं। मैं ये जानता हूं कि कांग्रेस आज की भारत की आखिरी नेहरू खानदान की डायनेस्टी की आखिरी निशानी है, जिनको अपने खानदान अपनी रॉयल्टी के सिवा कुछ भी नहीं दिखता। इनको अगर कोई व्यक्ति को बीजेपी का हाथ लग जाए तो ना तो एसटी रहता है, ना वो एससी रहता है, ना वो ओबीसी रहता है, वो सारे के सारे उच्चभ्रू हो जाते हैं। ऐसी उच्चभ्रू पार्टी जिसके मन में किसी भी एससी एसटी या किसी भी आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से जिसको हम कम स्तर का मानते हैं, उनके लिए इनकी कोई इज्जत नहीं। अगर वो गलती से हिंदुत्व वाले आधार पर आ गए तो इनको धर्म से कोई लेने देना नहीं। इनको कष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने घर अपने राष्ट्रपति भवन में बनाया है, ये मंदिर कोई बनाया, उसका भी विरोध करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि किसी भी समय जब आपका कांग्रेस का व्यक्ति बोले, उसको कहना मेरा बयान नहीं, सबसे बड़ा घटिया, सबसे नीच किस्म का ये तरीका है अपने आप को उस बात से बाहर निकालने का। मुख्य बात यह है कि इनके मन में किसी के लिए इज्जत नहीं, इज्जत इनके लिए केवल नेहरू खानदान की, बात इतनी सी। नाविका जी भी अपनी जब आपने वक्तव्य की शुरुआत करी, आपने बोला कि किसी ने नरेंद्र मोदी साहब को गंदी नाली का कीड़ा कहा। मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट सच है। अगर ऐसा कुछ है, किसी ने अगर इस तरीके की स्टेटमेंट बोली, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो अपने चैनल पे एक बार दिखाएं और ये सब लोगों को अवगत कराएं कि कौन सा ऐसा लीडर था जिसने इस तरीके के रिमार्क नरेंद्र मोदी जी के लिए बोले थे। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, आप एक लीडर के, एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने अगर एक कोई बात बोली है जिससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं और वो मुझे
मुझे ठीक नहीं लगती है। आप उनकी बातों को कांग्रेस के और बड़े नेताओं पे कैसे इंप्यूट कर सकते हैं? अगर ये लॉजिक है, इसी लॉजिक से अगर आप चलें तो जैसे अभी कांग्रेस का जब पक्ष रख रहे थे, कांग्रेस के हमारे यहाँ नेता जो हमारे साथ पैनल पे मौजूद है, उन्होंने बड़ी क्लियरली एक बात बोली कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मुंह से स्टेज पे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके वक्तव्य रखा। उन्होंने अपने एक और बयान के अंदर कांग्रेस की विधवा बोला। तो अगर आप नारी सम्मान की बात करते हैं तो नारी सम्मान, और ये अगर हमारा जो सबसे बड़ा ओहदा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब, जो अगर वो इस तरीके के विचार रखते हैं महिलाओं के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि ये इससे बड़ी कोई हिपोक्रेटिक बात हो सकती है कि किसी एक नेता ने व्यक्तिगत बयान दिया। देखिए, पहली तो कांग्रेस में यही समस्या है। मुद्दा था महामहिम राष्ट्रपति का अपमान और नमक, भाग के चले गए नारी वाले विषय पे। चलिए, उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। जितने सम्मान और उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी कुछ ही समय पहले की तो बात है। पहले मैं कपिल मदान जी की बात का जवाब दे देता हूं। आपके सुलभ संज्ञान के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी की मृत्यु की कामना करने वालों में सुबोध कांत सहाय आपके पूर्व गृह राज्य मंत्री थे, जिन्होंने हिटलर की मौत मरेगा जैसा शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। इमरान मसूद आपकी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सम्मानित उपाध्यक्ष थे, जिन्होंने मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा ये शब्द का प्रयोग जो बयान है, और एक नारी सम्मान की श्रेणी में आते हैं कि नहीं आते? आप मुझे सिर्फ ये बताइए। नहीं, मैं दोनों पे आ रहा हूं। अरे पहले आपकी बात क्यों कह रहा हूं ना? अरे भाई, मैं सारा बता रहा हूं। अरे भाई, मैं बोल रहा हूं। मैंने आपके में डिस्टर्ब नहीं किया, आपने अपने टर्न पे बोलिए। मैं किसी में डिस्टर्ब नहीं करता हूं। अब मैं बोल रहा हूं, नारी पे आ रहा हूं। माता काली के बारे में क्या बकवास और घटिया बयान दिया गया, उसके बाद लोग आके उसको डिफेंड कर रहे थे। ये बताइए, आपके यहां आपके एक बड़े नेता ने, मैं शब्द नहीं प्रयोग, टंचमाल शब्द का प्रयोग किया महिलाओं के लिए। नैना साहनी को तंदूर में जला दिया गया। अभी क्या बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री कि 56% फर्जी केस होते हैं रेप के। ये लड़कियों की गलती की वजह से होता है। मुझे जवाब क्या बोलते हैं? और जब कहा गया था लड़कों से गलती हो जाती है तो आप उनका समर्थन कर रहे थे। अब मैं दूसरा बताता हूं। इतना ही नहीं, ये आदत आपकी बड़ी पुरानी है जनाब। जब एमएफ हुसैन ने नग्न तस्वीरें हिंदू देवी देवताओं की बनाई थी तो आपकी पार्टी ने उसका बचाव किया था। अर्जुन सिंह बतौर एचआरडी मिनिस्टर जाकर एक ऐसी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसमें माता सीता को भगवान राम की बहन बताया गया था। हद होती है बेहुदेपन की जो आपने किया है नारी सम्मान की बात। मतलब वहां से लेके अर्जुन सिंह, एमएफ हुसैन से लेके मां काली के ऊपर, और तंदूर में जलाने से लेके, लड़कों से गलती हो जाती है से लेके, टंचमाल से लेकर, गलतियां 56% केस फर्जी होते हैं, इतना सटीक आंकड़ा देने वाले आपके वो जो अध्यक्ष होते रह गए, उन मुख्यमंत्री महोदय की बात बता रहा हूं। इसलिए नारी सम्मान का बात हो, आप पिच कितनी भी बदल लीजिए, जिस पिच पे जाएंगे वहां कांग्रेस का काला धब्बा ही पाएंगे। महामहिम राष्ट्रपति और नमक पर जवाब नहीं था, गांधी के नमक सत्याग्रह पे जवाब नहीं था, महामहिम राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया, उसका जवाब नहीं था। तब जाके आप वहां पे गए। तो आप बता दीजिए ऐसा कोई हो जहां जलाने से लेके अपशब्दों का प्रयोग करने से लेके देवियों के बारे में अपशब्द प्रयोग करने तक के लिए उसको सरकारी संरक्षण। जिस बंदे ने बोला उसी ने अपनी स्टेटमेंट बोल दी कि मेरा पार्टी का विचार नहीं है। वाह वाह, जिस बंदे ने किया उसी ने बोल दिया। लेकिन आपका जो मीडिया सेल है ना, आपका जो मीडिया सेल है हमारे को रोज टैग करके बताता है कि ये गलत ये सही, अपने लोगों पर गलत सही कहने का उनका शायद क्रम नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी जी, सुधांशु देखिए, प्रधानमंत्री की बात कही तो मुझे एक बात याद आ गई। वैसे अब तो हालात बहुत कम लग रहे हैं क्योंकि जनता आपसे इतनी नाराज है, भविष्य में कोई प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं। मगर मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, हमारे किसी नेता ने कभी आपातकाल जैसे बुरे दौर में भी आपके किसी प्रधानमंत्री की मौत की कामना नहीं की, किसी प्रधानमंत्री के मौत के प्रकार नहीं बताए, बोटी बोटी काटने की बात नहीं कही। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और महामहिम राष्ट्रपति के लिए आज आपका सबसे बड़ा टेक्निकली कौन है? नेता प्रतिपक्षी है ना सबसे बड़ा। राहुल गांधी को आप मानते होंगे, ऑफिशियली वो सिर्फ सांसद है। नेता प्रतिपक्ष ने महामहिम राष्ट्रपति के लिए इस ढंग की अभद्र टिप्पणी की है और उसके बाद माफी नहीं मांगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को आगे बढ़ाता हूं। माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, ये हद होती है महाराज ये घटियापन की, बेहुदई की, थेथरई की। आप लोगों को शर्म नहीं आता है?
आपके नेता ने कहा था कि रम में आपको राम दिखते हैं, याद है नरेश अग्रवाल? पार्लियामेंट के फ्लोर पे आपने बोला था, एक बार भी कंडेम किया था? नहीं किया था। अब दूसरी बात सुनिए, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके नाम के बगैर आपको चैन नहीं मिलता है, क्या कहते पार्लियामेंट में भाई? हा 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 की हंसी पे उनको ताड़का दिखी थी। इतने बड़े बेशरम है आप लोग भाई, कितना शर्माइएगा, शर्म वरम नहीं लगता है? नारी सम्मान की बात आपके मुंह से अच्छा लगता है। अब आते हैं तीसरी बात पे, आपकी सांसद पंजाब की किरण खेर चंडीगढ़ में अभी क्या कही थी थोड़े दिन पहले बलात्कार पे? बलात्कार तो होता रहता है जी, आजकल थोड़ा मीडिया है, कब खबर में आ जाता है। शर्म नहीं आती है आपको थेथरई पे? कहां से सीखते हैं महाराज इतना थेथरई? और आइए चौथी बात पे, कभी शर्म लगे तो आईने के सामने खड़ा होकर माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आपके वरिष्ठ नेता का बयान उठाकर देख लीजिएगा। नारी सम्मान पर उन्होंने पूरी किताब लिख रखी है। भाजपा नेताओं के एक एक बयान का मैं क्या जिक्र करूं? जब सर्वश्रेष्ठ का ये हाल है तो नीचे वालों की क्या बात करना। अब आ जाइए, बिल्कुल सही कह रहे प्रभु, गुजरात की का कर्ज हिंदुस्तान का बच्चा इस जन्म में कभी नहीं चुका सकता, क्योंकि वो गुजरात ही है जहां से गांधी निकले और उन्होंने लाठी से मार मार के अंग्रेजों को भगाया, जब उन्हीं अंग्रेजों के हिमाकत करने वाले अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे। कल हमने देखा था आरएसएस का विजयदशमी के दिन 90 सालों में पहली बार किसी महिला को बिठा के सम्मान देना, यह है भारत जोड़ो यात्रा का बदलाव। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसी गुजरात का है, हिंदुस्तान का बच्चा वो कर्ज नहीं उतार सकता कि वहां से निकले थे पटेल, जिन्होंने सारी रियासतों को जोड़कर अखंड हिंदुस्तान बनाया था। अलग बात है कि नरेंद्र मोदी जी पटेल जी के नाम के बने हुए स्टेडियम को अपना नाम दे देते हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस तरह से आप सम्मान करते हैं पटेल जी को। तो जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया है ये वो तो जग जाहिर है, लेकिन रतन शारदा जी ये मुद्दा जो है, इससे भटक क्यों रहे हैं कांग्रेस के सारे समर्थक नेता? क्यों भटक रहे हैं? क्यों राष्ट्रपति जी का जो राष्ट्रपति जी के लिए जो अपशब्द इस्तेमाल हुए हैं, और एक बार नहीं ये तीसरे नेता ऐसे हैं जिन्होंने कुछ कहा है राष्ट्रपति जी को, और अभी उनको ऑफिस ग्रहण किए हुए 4-5 महीने हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ये मुद्दे से भटका क्यों रहे हैं? ये राष्ट्रपति के मुद्दे पर कुछ बोलना क्यों नहीं चाह रहे हैं? ये क्यों कबूल नहीं करना चाह रहे कि अवमानना हुई है? और जब किसी चीज में गलती होती है तो उसमें किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता। ये क्या दर्शाता है रतन शारदा जी? देखिए, जब उदित राज जैसे खुद को शेड्यूल कास्ट के बहुत बड़े नेता मानने वाले अपने आप को उच्चभ्रू जाति के मानने लग जाते हैं और राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, तो समझ लीजिए गड़बड़ कहां पर है। दूसरी बात, इन्होंने रामनाथ कोविंद जी का किस प्रकार से अपमान किया, किस प्रकार से सम्मान किया, ये भी भारत के सामने है। किस प्रकार से उनको टाला गया, किस प्रकार से उनको हीन भाव से बात की गई, ये सारे परिवार द्वारा, ये भी हम जानते हैं। और मुझे बात का है कि जिस राज्य के अंदर इनको इतनी राजनीतिक अकल होनी चाहिए, अगर ये जरा भी इनको अकल होती राजनीतिक तो तुरंत माफी मांगते, हर बार आके टीवी पर इस तरह के घटिया बयानों के लिए डिफेंड ना करते और ये ना कहते कि ये हमारा बयान नहीं है, उसका बयान नहीं है। गुजरात के अंदर पिछले इलेक्शन में कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी थी और बड़ी अच्छी तरह जीत रही थी। आज इन्होंने गुजरात को तिलांजलि दे दी। मोदी की नफरत में पूरे राज्य को तिलांजलि दे दी और भारत के ऊपर राज्य करना चाहते। अगर कल को कह दे कि हवा गुजरात से आती है तो ये ऐसे लोग हैं, ये सांस लेना बंद कर देंगे, कल को नमक खाना बंद कर देंगे। तो कृपया ये जो गुजरात के लिए नफरत है मोदी जी के नाम पर, इसको छोड़िए। अगर आपको देश में वापस आना है तो इस तरह की घृणा वाली राजनीति छोड़िए। एक ने कुछ कहा उसको सही साबित करने के लिए आप 100 और बातें निकालेंगे, इससे आपकी गलती छुपती नहीं है। क्योंकि आपके मन में कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से संघ परिवार या बीजेपी से जुड़ जाए, ना तो वो शेड्यूल कास्ट रहता है, ना शेड्यूल ट्राइब रहता है, ना वो हरिजन गिरिजन रहता, कुछ भी नहीं रहता। वो केवल एक कम्युनल हिंदू रह जाता है जिसका अपमान करना आपको लगता है हमारा हक है, क्योंकि राज करने का हक केवल नेहरू खानदान का और उनके दरबारियों का है। कृपया अगर आपको बचना है तो ये मान्यता छोड़ दीजिए, गाली गलौज टीवी पे आकर बंद करिए। और गुजरात में अगर आपको बचना है, अगर आपने छोड़ दिया गुजरात को, खुशी की बात है, तो आप पहले गुजरात से माफी मांगेंगे, बाद में कोई और बात करेंगे। नहीं, नविका जी आपने बिल्कुल सही कहा कि देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी है या आदिवासी नहीं भी,
तमाम देश के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि उस पद का सम्मान। लेकिन एक बात को लेकर के मैं कहीं ना कहीं चिंतित हूं कि जिस विषय के ऊपर आप चर्चा कर रहे हैं, अभी राष्ट्रपति भवन की तरफ से कोई ऐसा आधिकारिक बयान नहीं आया है कि जो राष्ट्रपति महोदय है वो इस बात को लेकर के कहीं आहत है। अभी ऐसा कोई बयान मैंने नहीं देखा। अब हमको उस बयान का भी इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं ये कहूंगा कि ये सच है कि लंबे समय तक मुर्मू जी बीजेपी की लीडर भी रही है। नहीं, मेरी बात तो आप सुनिए। मेरा ये एक सवाल है, एक दर्शक होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे भी बहुत चिंता है कि वो मेरे भी राष्ट्रपति, वो बीजेपी के राष्ट्रपति नहीं है सिर्फ। देखो, एक बात मैं कहूंगा नमिता जी कि ये सच है कि द्रौपदी जी लंबे समय तक बीजेपी के लीडर भी रही है, बीजेपी का राजनीतिक नमक भी खाया है। उनको भी ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये राजनीतिक कर चुकाने का समय नहीं है। अब वो एक देश की प्रधान राष्ट्रपति है और गुजरात के अंदर चुनाव है, और अगर उनको गुजरात का नमक याद आ रहा है तो उनको ये भी याद आना, अगर वो आदिवासी है, एक बात बता दीजिए। अभी आपने गुजरात का बड़ा स्थान बताया था, गुजरात में शराबबंदी है और पूरे भारत में उस शराबबंदी में जो अवैध शराब है उसको पी करके सबसे ज्यादा मरने वाले लोग गुजरात में ही हैं, और 90% आदिवासी लोग हैं। जरा राष्ट्रपति महोदय जी इसकी समस्या को जो सरकार की बता दीजिए कि भाई वे लोग जो भोले भाले लोग हैं वो कहां से आ रहे हैं, और यही गुजरात है। देखिए, अभी सुधांशु जी ने कहा कि ये वही गुजरात है कि यहाँ गांधी जी का एक आंदोलन पनपता है। देखिए, गांधी जी के गुजरात में आंदोलन पनप सकता है, लेकिन जो मोदी जी का गुजरात है वहां पे इस देश के जो धार्मिक गुलामी की तरह बढ़ रहा है, जो आर्थिक गुलामी की तरह बढ़ रहा है, क्या गुजरात में ये ऐसा कुछ संभव है? तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि विपक्ष के लोग क्या क्या बोल रहे हैं। सतीश प्रकाश जी कह रहे हैं कि आधिकारिक बयान नहीं आया। सतीश प्रकाश जी वो देश की प्रथम नागरिक हैं, उनका अपमान के लिए उन्हें बोलने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार के सबसे बुजुर्ग का अपमान होगा तो आप कहेंगे जब वो आधिकारिक बयान देगा तब मैं बोलूंगा। मेरे विचार से यह बात समझना चाहिए। देश की प्रथम नागरिक, संसद की परिभाषा ये है। बात सुनिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। आदिवासी दिखा, मैंने आप कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं मैं बीजेपी को राष्ट्रपति जी के नाम पर। सतीश प्रकाश जी, यदि आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आके बैठे हैं तो आपको संसद की डेफिनेशन नहीं पता है। लोकसभा राज्यसभा संसद नहीं है, डेफिनेशन है राष्ट्रपति और सदन के दोनों सदन के हाउस। और आपका कितना आपने अजीबोगरीब बयान दिया है, और आज आप ये कह रहे हैं कि उनको आदिवासी दिखाकर, मतलब वो आदिवासी नहीं है। लिमिट होती है किसी भी चीज के ऊपर जाकर राजनीति करने की, जिस सीमा तक जाकर विपक्ष के लोग करने लगते हैं। यही एक बहुत बड़ी समस्या है। जिस समय के.आर. नारायण राष्ट्रपति बने थे, हम लोगों ने समर्थन किया था। हमने तो नहीं कहा था कि साहब इनको दलित बताकर किया जा रहा है, दिखाकर किया जा रहा है। पहली बार देश में अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली महामहिम राष्ट्रपति बनी है, उनके लिए राष्ट्रपत्नी जैसे शब्द का प्रयोग हुआ, उस पर भी आपको आधिकारिक बयान नहीं आया था तो आप कहेंगे अरे भाई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मैं जवाब देना चाहूंगा शुभ्रांश राय जी को। क्या हो गया भाई? मैं तो कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था, पर लगता है कि जब तथ्य बहुत कमजोर हो तो इस ढंग के वाहियात और अभद्र अपमानजनक शब्दों के बारे में आदमी करना शुरू कर देता है, थितरई और फलाना ढिमाका। वो पता नहीं वो क्या क्या बोलते चले जाते हैं। अरे भाई, जब नरेश अग्रवाल ने बयान दिया था तो वो किस पार्टी में थे? यूपीए के हिस्से थे। हमारे यहाँ के कभी चू बोला हो तो बताइए भाई साहब। उसके बाद उसको आप जिस समय मुलायम सिंह ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है, आप उनकी सरकार को समर्थन दे रहे थे और वो आपकी सरकार का समर्थन ले रहे थे। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस यूपी में मुलायम सिंह को समर्थन दे रही थी। और मैंने अभी बोला ये अशोक गहलोत में तो किसी का समर्थन नहीं है, वो तो शुद्ध कांग्रेस की सरकार है। उसके बारे में क्या बोला और कितनी आसानी से गायब हो गए भाई। थेतरई की सीमा तो यह होती है कि हिंदू देवियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक वो, और आपकी सरकार का उस जमाने में नंबर 2 कहा जाने वाला मंत्री जाके कहेगा और उसके बाद आप चुप रहेंगे। और गांधी का गुजरात सबको याद आ रहा है। मैं नाविका जी पूछना चाहता हूं, ये तो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये गांधी के धाम को टच क्यों नहीं कर रही है? ये पटेल के स्थान को टच क्यों नहीं कर रही है? ये सुभाष चंद्र बोस के स्थान को टच क्यों नहीं कर रही? चलो छोड़ दो, ये नेहरू के आनंद भवन को टच क्यों नहीं कर रही है? या इंदिरा की रायबरेली को टच क्यों नहीं कर रही है? ये राजीव गांधी के अमेठी को टच क्यों नहीं कर रही हो? अद्भुत भारत जोड़ो है।
अरे भाई, जिनका नाम लेकर छाती पीटते हो, गांधी, नेहरू, पटेल, उनके जगहों पे जा नहीं रहे हैं। और जॉर्ज पुनैया के साथ जो कहता है कि मैं अपना पैर इसलिए रखता नहीं कि मेरा पैर मैला हो जाएगा भारत माता के साथ टच करके, जमीन टच करके, उसके साथ तो आपका बड़ा आत्मीयता, और न गांधी के स्थान से टच, न पटेल के स्थान से टच, न नेहरू के स्थान से टच, तो ये सारी चीजें दिखा रही हैं। पहली बात यह सुधांशु त्रिवेदी जी कि मैं कोई निजी बात नहीं करता, आपने जैसे शब्द उठाए थे उस शब्दों की वो पुनरावृत्ति थी, एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात, आप सही कह रहे हैं महाराज, कभी पैदल चल के देखिए ना, कन्याकुमारी से अगर आप पैदल चल के अगर गुजरात पहुंच जाएंगे, प्रभु बोलने दीजिए। अरे माननीय सांसद जी, प्लीज प्लीज प्लीज, हमारे लिए तो आप माननीय है, प्लीज। अगर आप कन्याकुमारी से पैदल चल के और गुजरात के इलेक्शन के ड्यूरेशन तक अगर किसी रास्ते से आप और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गुजरात पहुंच जाए प्रभु, तो सत बार नमन। एक यात्रा है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, उस यात्रा का रूट है, केरल लंबा राज्य है, कर्नाटक लंबा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है। भैया गुजरात मुंबई के ऊपर बैठता क्या उड़ कर जाएगा? या आप चाहते हैं कि रातों रात आदमी गाड़ी से चला जाए? और यूपी प्रभु पैदल की यात्रा है, कभी कहिए ना। एक बार एक रथ यात्रा आपने प्रभु एक अरे सुन तो लीजिए बात, जहां से रास्ता घुस सकता है उसके बाद अब यही नहीं होगा, पश्चिम से पूरब भी चलेगा। आप इंतजार करिए भारत जोड़ो यात्रा का 3 प्रभाव। 91 सालों में पहली बार रामलीला में विजयदशमी के दिन आरएसएस ने किसी महिला का सम्मान स्टेज के ऊपर किया। भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा प्रभाव, आपके संघ के दूसरे सबसे बड़े नेता, आपकी सरकार के दूसरे सबसे बड़े नेता को कहना पड़ा कि देश तो अमीर है, बाकी जनता गरीब हो गई है। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली, तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। कहां मां गंगा, कहां गंदी नाली और बीके हरिप्रसाद, आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। नविका जी, आपकी पत्रकारिता को सत बार नमन। मैं जानता हूं कि जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा आपने पत्रकारिता करी है, कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है अभी तो सुधांशु जी उसका जवाब दीजिए। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव कांग्रेस पे क्या पड़ रहा है, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते थे। आपको गोलपोस्ट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अलग बात है आपने उसे चेंज किया। तो भारत जोड़ो यात्रा का यही प्रभाव है जी कि गृह मंत्री को आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब अपने लगने लगे। धार्मिक संभाव जो इस देश में अभी शायद पब्लिक की आवाज आप तक पहुंचनी बंद हो चुकी है। सुब्रांश राय जी, मैडम, मैंने नरेंद्र मोदी साहब अपने देश के प्रधानमंत्री जी का एक बयान मुझे आज तक याद है कि वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा करते थे कि रेनकोट पहन के वो बाथरूम में नहाते हैं। ऐसा है, भारत जोड़ो यात्रा भारतीय जनता पार्टी के विदाई का वक्त शुरू हो गया है। आप टिक का टिकर लगा लीजिए, इनके चेहरे पे बेचैनी जो है ना वो दिख रही है, और इनके बदले में जो आप बैटिंग करने की कोशिश कर रही हैं वो भी दिख रहा है। इसके लिए सत बार नमन इन्हें, आपको और रतन शारदा जी, सारे लोगों को। लेकिन एक बात याद रखिए, अब देश बदल चुका है। विजयदशमी पे लोगों ने देखा आरएसएस की सोच भी बदल रही है, आरएसएस के नेताओं के विचार भी बदल रहे हैं। यही तो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था। न विषय पे जवाब, न जनता का जवाब, पर आपने जो बोला मैं उसी पे जवाब देता हूं। शायद आप सरसंघ चालक जी की स्पीच सुने नहीं, जाइए यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। अरे 1934 में पहली बार वहां इसमें मुख्य अतिथि बन के आई थी। अरे राजकुमारी अमृत कौर आ चुकी हैं, राजकुमारी अमृत कौर आजादी से पहले के दौर में। ये कहां पटक जाते हैं कि अब जाके बदलाव आया है। मुझे लगता है इनको आइडिया ही नहीं है। हमारे यहां राष्ट्रीय सेविका समिति, रतन शारदा जी बेहतर बताएंगे, 34-35 से है, और आज उसकी अध्यक्षा शांतक्का ताई है। जानकारी नहीं, मगर इसके बावजूद संघ के ऊपर, संघ के प्रति ईर्ष्या के कारण किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। और अब आपने प्रश्न पूछा था भारत जोड़ो यात्रा, बहुत अच्छा आपने शुरू किया था। जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, गजब का कांग्रेस ने पाया है। उत्तर में गुलाम नबी आजाद साहब कश्मीर में आजाद हो गए, यह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ है। कैप्टन साहब छोड़ के चले गए पंजाब में, अरे साहब, और जहाज जो था राजस्थान में डगमगाने लगा 2 पायलटों के बीच में। और उससे पहले कितने लोग अगर उत्तर भारत में देखें तो विजय बहुगुणा छोड़ चुके हैं। अब देखिए, जिस दरमियान भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, सुब्रांश राय जी, हम सेवा पखवाड़ा बना रहे थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से बापू के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक, और जगह जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने कहीं रक्तदान किया, कहीं दिव्यांगों को उपकरण दिए, कहीं अन्य सेवा कार्य किए। और आप क्या क्या था,
अध्यक्ष पद का अखाड़ा सजा हुआ था, ले दनादन दे दनादन। आपका गुजरात मतलब जिसको आप अध्यक्ष बनाने जा रहे थे वो बागी हो गया। अरे भाई, राजस्थान में सीएम बागी के कैटेगरी में, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी की कैटेगरी में, चीफ व्हिप को नोटिस इश्यू हो गया, स्पीकर बागी कैटेगरी में। अद्भुत यात्रा की है साहब। मुझे तो यह लगता है अभी जब उनकी का परसों की एक बड़ी अच्छी बाइट थी ना, पानी गिर रहा था और उसमें वो बोल रहे थे कि अरे पानी गिरने से मैं थोड़ी रुकता हूं। सुब्रान जी, आपको पता होगा पानी गिरने पे भारतीय संगीत में राग मल्हार गाया जाता है। तो मुझे याद आया कि अब राहुल गांधी की उस यात्रा में जो कांग्रेस के साथ हुआ है, ये गाना जरूर बजना चाहिए कि आग लगे हमारी झोपड़िया मां हम गावे मल्हार। देखिए, पहली बार एक छोटी सी बात बता दूं, इन्होंने बड़ी पेंशन की बातें की हैं। इनको पता नहीं है कि राजनीतिक जितने भी कैदी थे कांग्रेसों के जमाने में, उनको पेंशन मिलती थी। गांधी जी को भी 100 रुपए माह की पेंशन मिलती थी, सारे राजनीतिक के अंदर सबसे अधिक। हमने इस बात को उछाला नहीं, क्योंकि उस समय का रिवाज था अंग्रेजों का। कृपया इस तरह के वाहियात बातें करना बंद करिए। दूसरी बात, संघ के अंदर स्त्रियों का स्थान वो कभी कांग्रेस का मोहताज नहीं था, वो किसी राजनीति का मोहताज नहीं था, इसलिए उसकी बात भी करना फिजूल है। मुझे ये बताइए कि आपकी ये यात्रा है वो देश के लिए निकली है कि संघ के लिए निकली है? ये संघ फिक्सेशन जो है आपका, संघ के लिए उपयोगी है कि हम नई नई बातें संघ की बताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? राजनीति संघ के आसपास खेलेंगे, इतनी घृणा तो आपकी राजनीति जाएगी कहाँ? इसलिए जो बयान है ना आपके, ये आपके दुश्मन है। जिस दिन आप ये समझ गए, आप कहीं ना कहीं स्थान बचा लेंगे। पर इनके कंट्रोल में है क्या?